Hello everyone, myself Ansh, and today what we will discuss is power sharing. Power sharing. This chapter is the first chapter of Political Science of class 10th book, and we will discuss this chapter today. So, पावर को शेयर करना अलग अलग ग्रुप्स में एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई पावर शेयरिंग की। अब शुरू करते इस चैप्टर को रीड करना और समझना। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। पिछले साल हमने जो डेमोक्रेसी का टूर स्टार्ट किया था, हम लोग उसे वापस से शुरू करते हैं। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ ओनली वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग ने ये पिछले क्लास में देखा था कि जो डेमोक्रेसी के सारे जो पावर्स होते हैं, पूरी जो शक्ति होती है, मात्र एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पे ही डिपेंड नहीं करती है, एक ही ऑर्गन पे रेस्ट नहीं करती है। वो 3 अलग अलग ऑर्गन्स पे रेस्ट करती है और तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के वर्क को चेकआउट करते रहते हैं कि वेदर सही हो रहा है कि नहीं, ताकि इंस्टीट्यूशंस के बीच में बैलेंस बना रहे और डेमोक्रेसी की जो फुलफिलमेंट हो वो पूरी हो। An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy. अगर हमें डेमोक्रेसी का एक अच्छा डिज़ाइन रखना है तो हमें एक इंटेलिजेंट शेयरिंग करनी होगी पावर की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। इस चैप्टर में और साथ ही साथ आने वाले अगले 2 चैप्टर्स में हम लोग ये पावर शेयरिंग के आइडिया को और आगे लेके जाएंगे। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं 2 स्टोरीज से, बेल्जियम की स्टोरी से, बेल्जियम की केस स्टडी से और श्रीलंका की केस स्टडी से। इन 2 केस स्टडीज़ को पढ़ने के बाद आप लोग को ये पता चलेगा कि आखिर पावर शेयरिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दोनों ही ये जो कंट्री हैं उनमें लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस आते हैं, लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ आती हैं कि कई सारे ऐसे ग्रुप्स इमर्ज होते हैं, ग्रुप्स रहते हैं पहले से ही जो लिंग्विस्टिकली डिफरेंट होते हैं, इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनके बीच में। और कैसे ये दोनों देश हैंडल करते हैं अलग अलग तरीके से। एक देश क्या करता है, पावर शेयरिंग कर लेता है और दूसरा देश पावर शेयरिंग नहीं करता है, मेजॉरिटी तक ही कंसंट्रेटेड रखता है पावर को। और इसका रिजल्ट क्या होता है हम लोग इन दोनों की केस स्टडीज़ को पढ़ते हुए जानेंगे, ठीक है। बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। ये दोनों स्टोरीज़ इस बात को बयां करती है कि कैसे डेमोक्रेसी डिमांड करता है पावर शेयरिंग को। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग। ये स्टोरी जनरल कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या जनरल कंक्लूजन्स हो सकते हैं कि आखिर हमें क्यों पावर शेयरिंग चाहिए, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल इन अ डेमोक्रेसी। This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. हम लोग अलग अलग तरह की पावर शेयरिंग देखेंगे जो कि आने वाले 2 चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं केस स्टडी से बेल्जियम और श्रीलंका की। पहले आता है बेल्जियम। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन दैट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम एक बहुत ही छोटा कंट्री है, इतना छोटा है कि हमारा जो स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटा उसका एरिया है, ठीक है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड द लुक्समबर्ग्स। उसके बॉर्डर्स 4 देशों से हैं। इट हैज़ बॉर्डर्स विद ओनली एंड ओनली 4 कंट्रीज, द फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड द लुक्समबर्ग। It has a population of a little over 1 crore, about half the population of हरियाणा। उसका जो आबादी है, इस देश बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि कम से कम जो कि नियर अबाउट हरियाणा के टोटल पॉपुलेशन के आधे के बराबर है। यानी हरियाणा का पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है, तो बेल्जियम का पॉपुलेशन 1 करोड़ है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री, एथनिक बेसिकली सोशल डिविजन्स होते हैं बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड अदर लाइन्स। एथनिक अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, ठीक है। ये एक तरह का सामाजिक बंटवारा होता है, सामाजिक लोग को बांटा जाता है कि उनके शेयर्ड कल्चर पे वो किस तरह का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक लाइन पे हो, रिलीजियस लाइन पे हो
या फिर कोई कल्चरल लाइन पे हो। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन their कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ similarities ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। अब इस पे आ जाते हैं। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इस छोटी सी कंट्री बेल्जियम का, जो बेल्जियम पहले से ही बहुत छोटा कंट्री है क्योंकि इसका हरियाणा के एरिया से भी कम एरिया है। अब इस छोटी सी कंट्री में ही इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है, इसके जो सोशल डिविजन्स हुए हैं शेयर्ड कल्चर पे, वो इतनी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। जो टोटल कंट्री का पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से 59% 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन कहाँ है, रुक के दिखाता हूँ। ये जो येलो कलर का है वो फ्लेमिश रीजन है। इसमें जो येलो कलर का आपको दिख रहा है वो फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। तो 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज बोलती है। जो भी फ्लेमिश रीजन में रहते थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे और ये येलो कलर इसमें फ्लेमिश रीजन को डिनोट करता है। एंड अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और 40% कुल आबादी के लोग ये जो रेड डिनोट कर रहा है, यानी ये वेलोनिया रीजन है, वेलून रीजन है, और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे, फ्रांसीसी भाषा बोलते थे। दे वर फ्रेंच स्पीकिंग एंड दे लिव्ड इन द वेलोनिया रीजन। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। जो बाकी 1% लोग थे, यानी अब 59 + 40 = 99। 99% पॉपुलेशन तो हो गया, अब बाकी 1% कहाँ गए? तो बाकी जो 1% पीपल थे, बाकी जो 1% लोग थे, बाकी जो 1% बेल्जियंस थे वो जर्मन भाषा बोलते थे। यहाँ पे रेड कलर और उस पर ब्लू लाइंस जो डिनोट ये जो रेंज डिनोट कर रहा है, वो वहाँ पे अक्सर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, जो कि टोटल पॉपुलेशन के नियर अबाउट 1% थे। तो आप देख सकते हैं इस कंट्री पे इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यानी फ्रांस और जर्मनी का कुछ ना कुछ इफेक्ट रहा कि यहाँ की पॉपुलेशन भी उसको अडॉप्ट करने लग गई, फ्रेंच और जर्मन बोलने लग गई। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। इतनी पहले से ही लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटीज़ थी कि 59% डच स्पीकर्स थे, 40% फ्रेंच स्पीकर्स थे, 1% जर्मन स्पीकर्स थे। उसके बाद जो पूरी बेल्जियम का जो मेन कैपिटल सिटी है, राजधानी जो है ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स है, उसे याद कर लीजिए। उसमें 80% पीपल, 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच भाषा बोलते थे। ये बहुत ही अजीब है क्योंकि जो डच बोलने वाले लोग थे, यानी डच स्पीकिंग लोग थे, वो कंट्री में मेजॉरिटी होल्ड करते थे, यानी कंट्री में ज़्यादा आबादी में थे, और उसी कंट्री की कैपिटल सिटी में कम आबादी में थे। कंट्री में 59% में थे और कंट्री की कैपिटल सिटी में वो मात्र 20% थे। और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को हम लोग अगर देखें तो वो लोग कंट्री में माइनॉरिटी थे, बट ब्रुसेल्स जो कैपिटल रीजन है वहाँ पे वो मेजॉरिटी थी। एथनिक का डेफिनेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अब अगले पे जाते हैं। तो ये है कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। येलो कलर डिनोट करता है इसमें फ्लेमिश रीजन को, या जहाँ पे डच स्पीकिंग लोग रहते थे। ऑरेंज कलर वो ब्रुसेल्स है, जो कि कैपिटल रीजन है, जहाँ पे 80% पॉपुलेशन के लोग 80% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकर्स थे और बाकी जो 20% थे वो डच स्पीकर्स थे। रेड कलर डिनोट करता है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स को या वेलोनिया रीजन को, और जो रेड एंड ब्लू कलर्ड है वो डिनोट करता है जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज थी जो कि माइनॉरिटी में थी, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी और पावरफुल थी। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। पर जो लोग कंट्री में मेजॉरिटी में थे, यानी 59% में जो लोग थे, यानी डच स्पीकर्स जो थे,
उन लोग के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन थोड़ा सा लेट पहुंचा। ये जो डिस्पैरिटीज़ थी, पहले तो पहले ये लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटीज़ पूरे कंट्री में, देन कैपिटल सिटी में लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटीज़, और साथ ही साथ इस बेसिस पे कि एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले किसी के पास पहुंच गया तो वो ज़्यादा डेवलप्ड हुए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स खड़ा कर रही थी। कौन से समय के बीच में? 1950 और 1960s के दौरान ये बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रहा था फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। माहौल तनावपूर्ण हो रहा था और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर अक्यूट इन ब्रुसेल्स, और ये और भी ज़्यादा थी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स पहले ही एक अलग ही तरह का प्रॉब्लम दर्शा रहा था कि द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो डच स्पीकिंग पीपल थे, भले ही वो कंट्री में मेजॉरिटी में थे, बट कैपिटल अपने खुद के कैपिटल में माइनॉरिटी में थे। अब इसी सिचुएशन को अब यहाँ पे रोक देते हैं, इसके बाद हम लोग बाद में बताएंगे कि इस सिचुएशन में क्या हुआ था, बेल्जियम में क्या हुआ था जिससे ये जो डिस्पैरिटीज़ थी वो क्लियर आउट हुई या क्या हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं श्रीलंका पे, कि श्रीलंका की केस स्टडी पे आ जाते हैं कि श्रीलंका ने क्या किया। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। हम सब लोग जानते हैं कि श्रीलंका हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, वो एक आइलैंड नेशन है और तमिलनाडु से वो कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। तमिलनाडु के एकदम सदर्न कोस्ट है उससे कुछ ही किलोमीटर दूर है वो आइलैंड नेशन श्रीलंका। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इस देश में कम से कम 2 करोड़ की आबादी है, जो कि हरियाणा की आबादी के बराबर है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जितने भी साउथ एशिया रीजन्स थे जैसे कि इंडिया, इनकी ही तरह श्रीलंका में भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी थी, विभिन्नता थी। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स एंड द तमिल स्पीकर्स। जो मेजर ग्रुप्स थे वो सिन्हाला स्पीकर्स थे और तमिल स्पीकर्स थे। मतलब इस कंट्री में मेजरली और भी 2 माइनर ग्रुप्स थे, बट मेजरली 2 ग्रुप्स थे, एक सिन्हाला स्पीकर्स एंड द सेकेंड वर तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला वर too much in majority, they were present in about 74% and the Tamil speakers were in about 18%. अब ये पहले थोड़ी सी डिस्पैरिटी क्रिएट हुई। अब इसके बाद देखते हैं और क्या डिस्पैरिटी क्रिएट हुई। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, 13%. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils. अब ये जो तमिलियंस थे, जो तमिल्स बोलते थे श्रीलंका में, उसमें भी 2 सब ग्रुप्स थे। एक तो थे श्रीलंकन तमिल्स, जो कि श्रीलंका के ही थे, श्रीलंका के ही नेटिव सिटीजन्स थे और वो तमिल बोलते थे। दूसरे थे इंडियन तमिल्स। इनके जो फोरफादर्स थे वो इंडिया के नेटिव सिटीजन्स थे, वहाँ से वो श्रीलंका आए थे प्लांटेशन काम करने के लिए। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन वर्कर्स को लेते थे और उनसे काम करवाते थे, प्लांटेशन ये सब कुछ। तो वैसे ही इंडियन वर्कर्स को लिया गया था, तो इंडियंस जाते थे अलग अलग जगह। तो इसी में से जो तमिल स्पीकर्स जो श्रीलंका गए और वो वहाँ पे बस गए, उनको हम लोग श्रीलंकन तमिल कहा गया। अब इंडियन तमिल कहा गया। श्रीलंकन तमिल्स टोटल अबाउट 13% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो थे श्रीलंकन तमिल्स थे, और 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वर द इंडियन तमिल्स। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and the east of the country. जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है मैप, ठीक है। जो श्रीलंकन तमिल थे वो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में थे, और हल्का सा वेस्ट पार्ट में भी अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे भी श्रीलंकन तमिल्स कंसंट्रेटेड थे, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब ज़्यादातर जितने भी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे वो बुद्धिस्ट थे, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। और जितने भी तमिल थे वो या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। इतने कंपोजिशन के बाद जैसे कि हमने पहले डिस्पैरिटी देखा कि पहले सिन्हाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स में दो सब ग्रुप्स, इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स। अब ये दो मेजर ग्रुप्स के बाद एक और माइनर ग्रुप आया कि देयर आर अबाउट 7% ऑफ द क्रिश्चियंस। वहाँ पे 7% क्रिश्चियंस भी थे जो कि तमिल भी थे और सिन्हाला स्पीकर्स भी थे। Just imagine what could happen in situations like this। ऐसा जस्ट सोचो कि क्या हुआ होगा ऐसे सिचुएशन में। In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। बेल्जियम में ये हो सकता था कि डच कम्युनिटी अपने मेजॉरिटी का, अपने न्यूमेरिकल मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाए और अपने हित में फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को करने के लिए कहा जाए। ठीक है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। अब ये क्या करेगा, जो पहले से ही कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं समुदायों के बीच में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, इनके बीच के जो तनावपूर्ण माहौल थे वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे ये करने से। ठीक है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। दिस वुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। ये भी कर सकता है कि कंट्री का बंटवारा हो जाए, कंट्री दो भागों में बट जाए, और साथ ही साथ ये भी प्रॉब्लम आएगी कि ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल रीजन है, लोगों का कैपिटल रीजन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, बिकॉज कैपिटल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले से ही हुआ रहता है। ठीक है, तो दोनों ही अगर किसी तरह से पार्टीशन हुआ इस देश का, बेल्जियम का, तो क्या होगा, दोनों ही साइड्स ये कोशिश करेंगे कि हमें कैपिटल रीजन मिल जाए। ठीक है। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। अब डच स्पीकर्स बेल्जियम में तो मात्र 59% ऑफ द पॉपुलेशन में थे, लेकिन सिन्हाला स्पीकर्स श्रीलंका में अबाउट 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थे। तो वो तो और भी ज़्यादा मेजॉरिटी इन्जॉय कर रहे थे, और वो अपना जो हित था अपने हित के लिए कंट्री पे इम्पोज कर सकते थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ द कंट्री। अब हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों ही कंट्री में क्या हुआ। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका emerged as an independent country in the year 1948, just 1 year after Indian independence। एक साल पहले, इंडिया के इंडिपेंडेंस से एक साल बाद 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ their मेजॉरिटी। जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे, उन्होंने कोशिश की कि वो अपना जो डोमिनेंस, अपना राज्य गवर्नमेंट पे बनाए, ये कह के कि भाई हम लोग मेजॉरिटी में हैं। एज अ रिजल्ट, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। Majoritarianism क्या है? A belief that majority community should able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। Majoritarianism एक तरह का मान्यता है, एक तरह का बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, कि अगर किसी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी जैसे कि डच स्पीकर्स है, तो उनको राज करने दिया जाए, उनका जैसे मन करे वो वैसे राज करें, भले ही जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे बेल्जियम में फ्रेंच और जर्मन, चाहे उनको उनकी नीड्स और विशेस डिसरिगार्ड हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने मर्ज़ी से राज कर सकें। इसे ही हम लोग मेजॉरिटेरियनिज्म कहेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने क्या किया,
ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने शुरू कर दिए जो कि मेजॉरिटेरियन को सपोर्ट करे और सिन्हाला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करें। सिन्हाला ने तो उन्हें कन्विंस किया कि हम लोग मेजॉरिटी में हैं एंड आपको हमें अपना डोमिनेंस कोशिश की कि गवर्नमेंट में हम बनाए रखें, और गवर्नमेंट ने ऐसे मेजर्स लेना शुरू भी कर दिए। क्या हुआ? इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब 1956 में क्या हुआ? एक एक्ट पास हुआ श्रीलंका में, और इसमें कहा गया कि अब इस देश का इकलौता ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा और वो होगा सिन्हाला। अब इसने क्या किया, जो तमिल भाषा थी उसको डिसरिगार्ड कर दिया। डिसरिगार्ड यानी अनदेखी एक तरह से इग्नोरेंस दे दिया गया कि तमिल को एकदम देखा भी नहीं गया, बस ऐसे ही समझ के कि जो मेजॉरिटी में अगर सिन्हालीज हैं तो हम लोग सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए डिक्लेयर कर देंगे, और ये हुआ भी 1956 के एक्ट के अंतर्गत। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स। सरकार ने क्या किया, ऐसे उत्तम पॉलिसीज़ निकाले जिससे क्या हो सके, सिन्हाला एप्लीकेंट, जितने भी सिन्हाला एप्लीकेंट्स हो उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस मिले और गवर्नमेंट जॉब मिले जो सिन्हाला भाषा बोलते हों। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। अब एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया संविधान था, उसने ये बोला कि हमें जो देश है उसे बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहिए और फॉस्टर करना चाहिए। और बौद्ध धर्म बेसिकली जो सिन्हालास थे उनका था, ठीक है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स, ये जो जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स थे, गवर्नमेंट द्वारा लिए गए जितने भी ऐसे निर्णय थे, कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। ये जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स थे जो एक के बाद एक आ रहे थे, ये फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्रिएट कर रहे थे। एलिनेशन एक तरह का पराधीनता, सब्जुगेशन या फिर टेकिंग अवे, कि अपने ही देश से अलग कर दिया जाने वाली फीलिंग को आप कह सकते हैं कि ये एलिनेशन की फीलिंग थी। सो ये श्रीलंकन तमिल्स के बीच में एलिनेशन की फीलिंग क्रिएट हो रही थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स ले रही थी जो कि तमिल को डिसरिगार्ड कर रही थी और सिन्हाला स्पीकर्स को सुप्रीमेसी दे रही थी। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उन्हें ये महसूस हुआ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे जो कि बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स द्वारा बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स के नेतृत्व में थे, वो उनके लैंग्वेज और कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं थे, उनके लिए चिंतित नहीं थे। They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. उन्हें ये लगा जो संविधान है और जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो उनकी जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको डिनाई कर रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ नौकरी पाने की और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाने के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और साथ ही साथ उनके जो इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। इसका रिजल्ट ये निकल के आया, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे और जो तमिल कम्युनिटी थे उनके बीच माहौल और तनावपूर्ण होते गया और विवश होते गया। द श्रीलंकन तमिल्स launched parties and struggles for recognition of Tamil as an official language. अब जो श्रीलंकन तमिल थे वो पार्टीज़ बना रहे थे और संघर्ष कर रहे थे ताकि तमिल को एक रिकग्निशन मिल सके एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। किसके लिए? फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अगर सिन्हाला भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी तो जो जिनको सिन्हाला भाषा नहीं आती यानी तमिलियंस को, उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि वो जॉब सिक्योर कर पाएँ या एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जा पाएँ। तो उन्हें क्या करना होगा कि तमिल को भी रिकग्निशन दिलानी होगी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ताकि उनको एक रीजनल ऑटोनॉमी मिले। ऑटोनॉमी यू कैन से सेल्फ रूल, उनको
रीजनल सेल्फ रूल मिले और साथ ही साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि वो जॉब और एजुकेशन सिक्योर कर सके। But the demand for more autonomy to provinces populated by Tamils was repeatedly denied. उनकी जो डिमांड थी कि हमें ज़्यादा सेल्फ रूल मिले, हम खुद पे राज कर सकें उन्हीं प्रोविंसेस में जहाँ पे हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं, यानी नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पे हमें खुद पे शासन करने का मौका दिया जाए। ये जो उनके डिमांड थे, उनकी ग्रीवेंसेस थे, उनको गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी। By the 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam state in northern and eastern part of Sri Lanka. 1980 तक क्या हुआ, जो जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पार्टीज़ जो लॉन्च किए थे श्रीलंकन तमिल ने, अब उन्होंने एक नया डिमांड लाया कि अब हमें तमिल ईलम स्टेट चाहिए जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में हो। अब द डिस्ट्रस्ट between the two communities turned into the widespread conflict. ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेती गई और इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। एक धीरे धीरे एक सिविल वॉर का रूप ले लिया। सिविल वॉर मीन्स अ वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। एक तरह की लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए दो बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में एक ही देश के अंतर्गत, और वो झगड़ा इतना इंटेंस हो जाए, इतना गहरा हो जाए कि अब वो लगे कि एक वॉर, एक युद्ध छिड़ गया है कंट्री में ही, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि हाँ भाई ये सिविल वॉर है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। इसका परिणाम ये निकला कि हज़ारों लोग दोनों ही कम्युनिटीज़ में, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में भी और तमिल स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में ही हज़ारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज़। कई फैमिलीज़ को फोर्स होना पड़ा, ऑब्लाइज्ड होना पड़ा अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए रेफ्यूजीज़ की तरह। और कितनों ने अपने जॉब्स कितनों के जॉब्स छूट गए। श्रीलंका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ही एक्सेलेंसी को छू चुका था, बहुत ही एक्सेलेंट था, उसका रिकॉर्ड सबसे एक्सेलेंट था। इवन इंडिया से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ में श्रीलंका अच्छा था। बट जो सिविल वॉर आए उन्होंने बहुत ही बड़ा सेटबैक कर दिया कि कंट्री बहुत साल पीछे चला गया। इतने छोटे से सिविल वॉर के कारण, छोटा नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था, बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009। अब ये जो सिविल वॉर जो कि 1980 में ईलम स्टेट के डिमांड से शुरू हुआ, से लेकर आखिर में 2009 में जाके ख़त्म हुआ, बहुत कुछ तहस नहस पहले से ही कर चुका था। इस केस स्टडी से, श्रीलंका के केस स्टडी से हम लोग को ये कंक्लूजन निकल के आता है कि आखिर पावर शेयरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर उन्होंने तमिल स्टेट्स को भी कुछ ना कुछ राइट दिए होते तो कहीं ना कहीं ये सिविल वॉर नहीं होता और श्रीलंका इतने साल पीछे नहीं जाता, इतना उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन नहीं होता। ठीक है, तो पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट है। सेकंड, उसके जब लेजिस्लेचर ऐसे लॉज बना रहे थे जो कि तमिलियंस के अहित में थे, तब वहाँ की जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी उन्होंने कुछ बोला नहीं। इसका मतलब है या तो उनको इक्वल पावर्स नहीं दिए गए होंगे या फिर वो भी उनके सपोर्ट में थे। ये फैक्ट भी ये दर्शाता है कि पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है, कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी को अगर पावर मिले होते और वो एकदम ब्लाइंड फुली लॉ को पालन करते हुए अगर ये लेजिस्लेचर्स का अपोज करती कि लॉ गलत है और इसे इम्पोज ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये सिविल वॉर नहीं हुआ होता। बट पावर शेयरिंग श्रीलंका में इफ़ेक्टिव नहीं थी, जो कि इतना बड़ा मास डिस्ट्रक्शन का रूप ले ली। ठीक है, अब शुरू करते हैं बेल्जियम की कहानी, वापस से रिज्यूम करते हैं। हम लोग ने पहले ही देखा कि बेल्जियम में भी डिस्पैरिटीज़ थी लिंग्विस्टिक लाइंस पे, बट उन्होंने क्या किया, जो श्रीलंका थे उन्होंने तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उल्टा मेजॉरिटी को सपोर्ट किया, मेजॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया, जो कि एक सिविल वॉर का रूप ले लिया। बट बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया था, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की थी। अब देखा जाए,
बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियन लीडर्स ने दूसरा रास्ता लिया था। दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस इन कल्चरल डाइवर्सिटीज़। वो जानते थे कि भाई रीजनल डिफरेंस है, प्रांतों में अंतर है और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, कल्चर में विभिन्नता है। तो सन 1970 और 1993, year between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 और 1993 के बीच का जो समय था, इसमें बेल्जियन लीडर्स ने कम से कम 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसमें कुछ चेंजेस लाए ताकि वो एक ऐसी अरेंजमेंट पे फिट हो सके हर एक, ताकि जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस भी समुदाय के हों, जिस भी प्रांत के हों, यानी फ्लेमिश रीजन के हों या वेलोनिया रीजन के हों, वो सभी एक ही कंट्री में एक साथ रह सके। इस तरह का अरेंजमेंट लाने के लिए कम से कम 4 बार अमेंडमेंट हुआ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बिटवीन द ईयर 1970 एंड 1993। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. जिस अरेंजमेंट जो उन्होंने किया वो बाकी कंट्रियों से बहुत ही अलग था और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव था। हियर आर सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। यहाँ पे बेल्जियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडल क्रिएट हुआ था, इन दोनों ही डिस्पैरिटीज़ को हैंडल करने के लिए उसके कुछ मॉडल्स, उसके कुछ एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government। जितने भी डच स्पीकिंग लोग थे, जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे, वो इक्वल रहना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इक्वल लीडर्स, इक्वल मिनिस्टर्स होने चाहिए दोनों ही कम्युनिटीज़ से। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप, दोनों ही लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ में जो मेजॉरिटी में आएगा सो लीडर में आएगा। इसका मतलब ये कि इक्वल लीडर्स होंगे। मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट में 5 डच लीडर्स हैं तो 5 फ्रेंच लीडर्स भी होंगे। अगर 25 लोगों ने इलेक्शन दिया है फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स में, तो उसमें से 5 फ्रेंच में जाएंगे और 25 ने डच में दिया तो वो डच कम्युनिटी में जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इक्वालिटी बनी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि डच पहले से मेजॉरिटी में तो डच डोमिनेंस में नहीं आएंगे, सुप्रीमेसी में नहीं आएंगे, और फ्रेंच और जर्मन सप्रेस नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं इक्वालिटी बनी रहेगी। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। नहीं तो क्या होता, अगर इक्वल लीडर्स नहीं चुने जाते तो एक लीडर सुप्रीमेसी अपने इस्टेब्लिश करता और डिसीजंस खुद ब खुद लेता, जो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप को भी बना सकता था, वो डिक्टेटर भी बन सकता था। सिविल वॉर, तो हम लोगों ने इसका डेफिनेशन पहले ही पढ़ दिया है। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा जो की एलिमेंट था बेल्जियन मॉडल का वो ये है कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट का कई सारा जो पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था, राज्य सरकार को दिया गया था, और दोनों ही रीजन को, यानी फ्लेमिश रीजन को भी और वेलोनिया रीजन को भी। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक बात वो माने। स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने निर्णय ले सकते थे, ताकि इससे क्या होगा कि दोनों ही रीजन्स अपने जो कल्चरल, अगर उन्हें एक्टिविटीज़ करनी है, कोई एजुकेशनल कल्चर, अपने जो इश्यूज़ हैं वो अपने आप हैंडल कर सकें और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अपना इंटरफेरेंस ना दे। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स की खुद की गवर्नमेंट बन चुकी थी, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। अब फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच तो 80% थे, फिर उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डच स्पीकर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। डच स्पीकर्स 59 थे, फ्रेंच 40 थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी पूरे कंट्री में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर्स ने एक्सेप्ट कर लिया इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और ब्रुसेल कैपिटल रीजन में और ब्रुसेल गवर्नमेंट में आप लोग देखोगे कि जो ये है, क्या हम लोग बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इक्वल रिप्रेजेंटेशन।
अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक और गवर्नमेंट, तीसरी तरह की गवर्नमेंट बनाई गई थी। इसे कहा गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट, और ये बहुत ही नेसेसरी पार्ट था पावर शेयरिंग का। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक एक समुदाय से कुछ लीडर्स को, कुछ लोगों को चुना गया था, और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट में अपने अपने लैंग्वेज पे थे। जैसे कि हम लोग ने देखा इसमें बेल्जियम में कि डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग थे, तो उनकी अपनी अपनी कम्युनिटी थी। नो मैटर वेयर दे लिव, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। इस गवर्नमेंट के पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ के पावर थे कि वो इसे हैंडल कर सके। भले ही बेल्जियन मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये उन बेल्जियन मॉडल्स के बीच में ये सिविल वॉर की सिचुएशन तो नहीं लाया। उनकी इक्वालिटी बनी रही, भले ही कल्चरल डिफरेंसेस थे, बट लड़ाई नहीं हुआ, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। दीज रीअरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल एज फार दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड पॉसिबल डिविजन्स ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। और कंट्री का पार्टीशन नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ लिंग्विस्टिक लाइन्स पे। और अच्छी बात यह है कि when many countries of Europe came together to form the European Union, जब बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ एक साथ आई यूरोपियन यूनियंस को फॉर्म करने के लिए, तो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर चुना गया था। ब्रुसेल तो क्योंकि बेल्जियन लॉज इतने अच्छे थे कि ब्रुसेल्स को ही उसका कैपिटल चुना गया, किसका, यूरोपियन यूनियन का, जब यूरोप की सारी कंट्रीज़ आ गए थे। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा कि पहला जो टॉपिक था केस स्टडी का, बेल्जियम और श्रीलंका का, एंड देन द एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, दैट इज़ यू कैन से द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग एंड the importance of power sharing and the various forms of power sharing. This was the part 1 and it is ended here up. Thank you.